अब हम पढ़ेंगे थोड़ा सा हीमोडायनेमिक रीअरेंजमेंट्स के मतलब। लास्ट जो है वो हमने एसिड बेस बैलेंस पे ख़त्म किया था, और ये बताना ज़रूरी था कि जी जो एसिड बेस बैलेंस है मेटाबॉलिक हो या रेस्पिरेटरी हो, इसको जज करने के लिए वी डू रेगुलर आर्टीरियल ब्लड गैसेस, उसमें आर्टरी से, रेडियल आर्टरी से या फेमरल आर्टरी से जो एक्सेसिबल हो वहाँ से हम ब्लड लेते हैं, और कंटिन्यूसली जो है ना मॉनिटर किया जाता है कि जो कंपनसेशन हो रही है जो रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस या एसिडोसिस है या मेटाबॉलिक एसिडोसिस है या अल्कलोसिस है, वो प्रॉपर हो। ये ना हो कि हम एसिडोसिस को कंपनसेट करते हुए अल्कलोसिस में पेशेंट को ले जाएं और अल्कलोसिस को कंपनसेट करते हुए एसिडोसिस में ले जाएं। तो लिहाजा रेगुलर जो आर्टीरियल ब्लड गैसेस या एबीजीज जो हैं, दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट इन आईसीयू सेटिंग्स। अब हम बात करेंगे थोड़ा सा हीमोडायनेमिक रीअरेंजमेंट्स के मतलब। हीमोडायनेमिक रीअरेंजमेंट्स हैं क्या? हीमोडायनेमिक्स का मतलब है कि आपने नॉर्मल जो ब्लड फ्लो जो है उसको मेंटेन रखना है। उसके लिए तीन चीज़ें आपको चाहिए होती हैं। एक तो नॉर्मल स्ट्रक्चर, इसके अलावा फिजियोलॉजिकल कंट्रोल्स जो है वो इन प्लेस हों, और बायोकेमिकल कंपोजिशन जो है ब्लड की जो है ना वो मेंटेन हो रही है। ये तीन जब फैक्टर्स रखेंगे तो आप नॉर्मल ब्लड फ्लो को मेंटेन रख सकते हैं। डीअरेंजमेंट जो है दो ब्रॉडर कैटेगरीज में नज़र आती हैं। एक तो ये है कि वॉल्यूम डिस्टर्बेंसेस, सर्कुलेटरी ब्लड वॉल्यूम अगर चेंज हो रहा है वो हाइपरीमिया की वजह से, कंजेशन की वजह से, हैमरेज या शॉक हो। दूसरा है सर्कुलेटरी डिस्टर्बेंसेस ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन। ऑब्स्ट्रक्शन जो है वो थ्रोम्बोसिस भी हो सकता है, एम्बोलिज्म भी हो सकती है, इस्कीमिया और इन्फेक्शन, ये दोनों हो सकती हैं। डिस्टर्बेंस ऑफ जब हम वॉल्यूम की बात करते हैं तो हाइपरीमिया और कंजेशन ये दोनों बहुत कॉमनली देखे जाते हैं। ये लोकलाइज्ड इंक्रीज या डिक्रीज है ब्लड वेसल्स में फॉर्मेशन में, जो कि आपको नज़र आता है। इंक्रीज वॉल्यूम ऑफ द ब्लड फ्रॉम आर्टीरियल और आर्टीरियल डायलिटेशन, दिस इज कॉल्ड हाइपरीमिया, और या एक्टिव हाइपरीमिया आप कहते हैं। इसी तरह इम्पेयर्ड वेनस रिटर्न हो तो इम्पेयर्ड वेनस रिटर्न में यू कॉल्ड इट एज वेनस कंजेशन और पैसिव हाइपरीमिया। एक्टिव हाइपरहीमिया में नॉर्मली डायलिटेशन होती है, आर्टरीज की हो, आर्टियोल्स की हो, कैपिलरीज की हो। सिंपैथेटिक ओवरफ्लो की वजह से होता है, या रिलीज होते हैं कुछ वेजोएक्टिव सब्सटेंसेस लोकली, जिसमें हिस्टामिन, ब्रेडिकाइनिन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोस्टाग्लैंडिन, सब प्रोस्टासाइक्लिन की भी बात होती है। ऑर्गन जो आपको नजर आएगा एक्टिव हाइपरीमिया में, वो आपको पिंक या रेडिश अपीयरेंस नजर आएगी, जिसे एरिथीमा कहा जाता है। डिजीजेज जो हैं जो कि हाइपरीमिया कॉज करती हैं, वो इन्फ्लेमेशन हो सकती है, फ्लशिंग होती है जो ब्लशिंग की वजह से जब होता है फिनोमेना। इसके अलावा मीनोपॉजल फ्लश, मस्कुलर एक्सरसाइजेज में हाई ग्रेड फीवर्स, गोइटर, थायराइड हाइपरथायराइडिज्म जिसे कहा जाता है, एवी मैलफॉर्मेशन से जिसमें आपको एक्टिव हाइपरीमिया नज़र आता है। इसमें आपको रेडिशनेस और टेम्परेचर अफेक्टेड पार्ट का जो है ना वो रेज नज़र आएगा। पैसिव हाइपरीमिया या वेनस कंजेशन की भी जब हम बात करते हैं, दिस इज ड्यू टू डायलिटेशन ऑफ द वेन्स, वहाँ आर्टरीज थी या वेन्स और कैपिलरीज है, ड्यू टू इम्पेयर्ड वेनस रिटर्न। इसमें जो है ये क्यूट और क्रॉनिक भी हो सकती है। अफेक्टेड जो ऑर्गन है वो ब्लूइश इन कलर आपको नजर आएंगे ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ वेनस ब्लड। और ऑब्स्ट्रक्शन जो है वो दो तरह की होती है। लोकल वेनस ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, लोकली आप रोक सकते हैं, वो सिरोसिस की वजह से है, या टाइट बैंडेजेस, प्लास्टर्स, ट्यूमर, प्रेगनेंसी और हर्निया। इसी तरह सिस्टेमिक वेनस कंजेशन है, जिसमें लेफ्ट साइडेड राइट साइडेड हार्ट फेलियर्स की वजह से जो है, पल्मोनरी फाइब्रोसिस, एम्फीसीमा की वजह से, जिसमें फ्लूइड एक्यूमुलेट करता है अपस्ट्रीम टू स्पेसिफिक चैम्बर। ठीक है, जब अगर लेफ्ट साइडेड है तो राइट साइडेड ओवरलोड हो जाती है, राइट साइडेड हो तो बैक फ्लो की वजह से, कंजेशन की वजह से ब्लूइश ऑर्गन नज़र आता है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो जो है वेनस कंजेशन ऑफ लिवर ड्यू टू राइट हार्ट फेलियर, ये बड़ा कॉमन है। और बर्ड सिंड्रोम है एक, वो बहुत इंपॉर्टेंट, जिसमें क्लॉट जो है वो इम्पैक्ट करता है वेनस सर्कुलेशन को रोकता है। अब यहाँ देखें, राइट साइडेड हार्ट फेलियर की वजह से आपको सिस्टेमिक कंजेशन हो सकती है, और लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर की वजह से पल्मोनरी कंजेशन होती है, जो सिंपली लंग्स को जो है तक रहती है। जो सिस्टेमिक वेनस कंजेशन है उसमें लिवर, स्प्लीन, किडनी और जो है ना आपका जो है पेरिफेरीज जो है वो इक्वली इफेक्ट होती है। हेमरेज
हेमरेज को अगर आप नॉर्मली देखें तो एक्सटर्नल या इंटरनल जो ब्लीडिंग है वो हेमरेज कहा जाता है। एक्सटर्नली तो हेमरेज विजिबल होता है, इंटरनली सीरियस कैविटीज़ में ख़ास तौर पे थॉरक्स के अंदर, पेरिटोनियम में, पेरिकार्डियम के अंदर उसमें आमतौर पे नज़र नहीं आता, उसमें साइन सिम्टम्स होते हैं जिसकी वजह से पता चलता है। अगर ये टिश्यूज़ में अगर ब्लड एक्स्ट्रा वेट करे और स्वेलिंग हो तो उसे हीमाटोमा कहा जाता है। इकाइमोसिस जो है ये म्यूकस मेम्ब्रेन और स्किन के अंदर जो ब्लीडिंग होती है दैट इज, और लार्ज स्पॉट्स हैं इकाइमोसिस है। इससे स्मॉलर इकाइमोसिस से जो स्मॉलर स्पॉट है दैट इज परप्यूरा, जो कि 1 सेंटीमीटर तक के जो हेमरेजिक स्पॉट्स आपको नजर आते हैं स्किन में दैट आर परप्यूरा। इससे छोटे होंगे पिन हेड साइज जो होंगे हेमरेजेस दैट इज कॉल्ड पीटीके, जो कि आपको नजर आ रहा है। इकाइमोसिस जो है वो बड़ा स्पॉट है ब्लड का, हेमरेज का, परप्यूरा उससे छोटा है और पीटीके सबसे छोटे हैं। अब हेमरेज डिपेंड किस पे करता है, हेमरेज के जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो डिपेंड करते हैं कि ब्लड कितना लॉस हुआ है, कितनी जल्दी से लॉस हुआ है, और एक्चुअली साइट क्या है। एटियोलॉजिकल फाइंडिंग्स में ट्रॉमा हो सकता है ब्लड वेसल्स को, कोई पेनिट्रेटिंग वाउंड है जो कि हार्ट को, ब्लड वेसल्स को कर दे रप्चर, जिसमें शार्प इंजरीज हैं नाइफ वगैरह के थ्रू। स्पॉन्टेनियस हो सकता है, कोई एनोरिज्म जो है वो ब्लीड कर गया हो, कीमियाज है, परनीशियस एनीमिया है, इन्फ्लेमेशन है ब्लड वेसल्स की, जिसमें पॉलीआर्टेरिटिस नोडोसा बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूप्लास्टिक इन्वेजन्स हैं उसकी वजह से हेमरेज हो रहा है, कुछ वेस्कुलर डिजीजेज हैं, एथेरोस्क्लेरोसिस, ठीक है, या ब्लड वेसल्स में प्रेशर बढ़ जाए किसी वजह से, रेटिनल हेमरेजेस आमतौर पे देखे जाते हैं, या कॉर्नियल में आप देखते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर के जो मरीज होते हैं उनकी रेड आई हो जाती है क्योंकि वो माइनर कैपिलरीज होती हैं वो रप्चर कर जाती हैं। ये सेल्फ लिमिटिंग कंडीशन है, ये ठीक हो जाती है। इसके अलावा हाइपरटेंशन वगैरह की वजह से सर्कल ऑफ विलिस जो है ब्रेन में, उसमें हेमरेजेस बहुत कॉमन है, तो ब्रेन हेमरेज जो हो जाता है जिसकी वजह से पैरालिसिस वगैरह लेटर ऑन होता है, या वॉइस लॉस हो जाती है, या मोटर फंक्शन जो है कॉम्प्रोमाइज कर जाते हैं। इसके अलावा शॉक है, बहुत ज़्यादा हेमरेज विच इज़ अनकंट्रोल्ड, ब्लीडिंग जो है अनकंट्रोल्ड, दैट कैन लीड टू कार्डियोजेनिक शॉक। इसमें एक होता क्या है, इसमें एक तो एक्यूट रिडक्शन होती है इफेक्टिव सर्कुलेटिंग ब्लड वॉल्यूम की, उसके अलावा परफियन भी, सर्कुलेशन कम हो रही है जब हाइपोटेंशन होगी तो उसके साथ हाइपोपरफियन, टिश्यूज और ऑक्सीजन जो सेल्स हैं वो न्यूट्रिएंट सप्लाई और स्पेशली ऑक्सीजन की सप्लाई जो है ना वो मेंटेन नहीं कर पाते। इट्स बेसिकली एन इम्बैलेंस बिटवीन ऑक्सीजन डिलीवरी एंड ऑक्सीजन सप्लाई। ठीक है, अगर आप इसको नहीं करते ठीक तो दैट कैन लीड टू डिजास्टर्स कंडीशन, जिसमें वेंटिलेटर सपोर्ट इवन के जो है ना डेथ जो है वो हो सकती है। शॉक जो है अगर आप क्लासिफाई करें तो हाइपोवोलाइमिक शॉक जो है बहुत कॉमन है, वो हेमरेज की वजह से हो, डिहाइड्रेशन की वजह से हो, बर्न्स हो, डायरेटिक्स का एक्सेसिव यूज़ है, या एक्यूट पैंक्रेटाइटिस है, ये हाइपोवोलेमिक शॉक कॉज करता है। देयर आर लॉट ऑफ कंडीशन जो कि कार्डियोजेनिक शॉक करती हैं, जैसे मायोकार्डियल इन्फार्क्शन है, कार्डियोमायोपैथीज हैं, एम्बोलिज्म है, पल्मोनरी टेंशन, हीमोथोरैक्स है। इसके अलावा सेप्टिक शॉक में ग्राम नेगेटिव सेप्टिसीमिया बहुत कॉमन है, ग्राफ पॉजिटिव भी हो सकता है जो एक्सो टॉक्सिक शॉक भी कहा जाता है, इन्फेक्शन वगैरह हो स्टेप्टोकोकाई या नीमोकोकाई की। इसके अलावा ट्रॉमेटिक शॉक्स हैं, न्यूरोजेनिक शॉक है, और हाइपोएड्रिनल शॉक। न्यूरोजेनिक शॉक में हाई सर्वाइकल इंजरीज रोड साइड एक्सीडेंट्स में, ठीक है, या फॉल फ्रॉम हाइट्स जो है वो न्यूरोजेनिक शॉक जो है ना दैट इज कॉम्प्लिकेटेड थिंग, जिसको जो है ना दैट कैन लीड टू दैट। अब शॉक में क्या हो रहा है, एक तो इफेक्टिव सर्कुलेटरी वॉल्यूम कम हो रहा है, ऑक्सीजन की सप्लाई जो है डिप्लीट कर रही है। इसके अलावा शॉक के दौरान बहुत सारे इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर टॉक्सिन रिलीज होते हैं जो फर्दर इंजरीज को एस्केलेट करते हैं, जो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है वेजोडाइलेशन हो जाना कैपिलरी वॉल की, उसकी वजह से लीकेज बहुत ज़्यादा शुरू हो जाती है। हाइपोवोलेमिक शॉक जो है ये सेप्टिक शॉक है, दोनों लीड टू सर्कुलेटरी वॉल्यूम डेफिसिट्स, वेनस रिटर्न कम होता है, कार्डिक आउटपुट कम होगी, ब्लड फ्लो कम होगा, ऑक्सीजन सप्लाई, एनॉक्सी या इन्फ्लेमेटरी रेडिएटर दैट कैन एस्केलेट शॉक। दिस इज अ मेजर पैथोजेनिक मैकेनिज्म जो कि हर शॉक में कॉमन है। मुख्तलिफ शॉक्स जो हैं वो डिफरेंट लेवल्स पे इस पैथोजेनिक साइकिल को ज्वाइन करते हैं। अच्छा, इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर्स अब कहाँ से आते हैं, शॉक होता है, हाइपोपरफियन होगी,
तो हाइपोक्सिया भी होगा। हाइपोक्सिया लो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन है, उसकी वजह से इनेट इम्यूनिटी स्टिमुलेट होती है। मैक्रोफेजेस जो है वो जब एक्टिवेट होते हैं तो वो 3 डिफरेंट किस्म के साइटोकाइंस का स्क्रीन करते हैं। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट ट्यूमर निकोटिंग फैक्टर अल्फा है, उसके बाद इंटरल्यूकिन 1 है। अब ये दोनों के कारण टीएनएफ अल्फा जो है नाइट्रिक ऑक्साइड को ज़्यादा बनाता है। नाइट्रिक ऑक्साइड जो है फ्री रेडिकल्स को जन्म देता है, फ्री रेडिकल्स जो है वो आधे नुकसान करते हैं। इंटरल्यूकिन जो है वेजोडाइलेशन करते हैं और हाइपोटेंशन करेंगे। इसके अलावा कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के जो फैक्टर्स हैं जिसमें C3A है, C5A है, ये कीमोटैक्सिस करवाएंगे और उसकी वजह से जो है लोकली जो है इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन ज़्यादा होने की वजह से, वेजोडाइलेशन होने की वजह से शॉक जो है वो प्रोलॉन्ग होता है या सिवियर हो सकता है एक्सेसिव वेजोडाइलेशन की वजह से। अब शॉक की 3 डिफरेंट स्टेजेस हैं। कंपनसेटेड स्टेज है जिसमें अगर आप पैथोजेनेसिस देखते हैं तो एक तो वेजो कंस्ट्रक्शन होती है इनिशियली, और उसके बाद फ्लूइड कंजर्वेशन बाय किडनी और एड्रीनल मेडुला जो स्टिमुलेट होता है जिसमें से एपिनेफ्रिन निकलनी है। इसके इफेक्ट्स में टैकीकार्डी होता है इनिशियली और कोल्ड कामी स्किन आपको नजर आएंगे। उसके बाद अगर यहाँ कंपनसेटेड शॉक को अगर आप रिवर्स ना करें फ्लूइड प्रॉपर दे के या ब्लड ट्रांसफ्यूजन के साथ या उसकी कॉज को आइडेंटिफाई करके उसको ना रोकें तो कैन लीड टू प्रोग्रेसिव डीकम्पनसेटेड शॉक। इसमें पल्मोनरी हाइपोपर्फिन होती है, डिस्निया सीवियर हो जाता है, टिश्यू इस्कीमिया शुरू हो जाता है, ब्लड सप्लाई और ज़्यादा टिश्यूज़ को कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है, कार्डिक आउटपुट कम होती है, मेंटली कंफ्यूज पेशेंट होगा, रीनल आउटपुट कम हो जाएगी और इसके साथ बहुत ज़्यादा सांस चढ़ेगा, टिकिपनी होगा, डीप ब्रीथिंग शुरू होगी। अगर यहाँ भी ना किया जाए तो इरिवर्सिबल डीकम्पनसेटेड शॉक में चला जाता है जिसमें विजुअलाइजेशन होती है, परमेबिलिटी इंक्रीज कर जाएगी, डिप्रेसिंग फैक्टर जो है मायोकार्डियल वो रिलीज होता है जिसकी वजह से कार्डिक आउटपुट और डिक्रीज कर जाती है, पल्मोनरी हाइपोपर्फियन होगी, ऑक्सीजन कम होने की वजह से डैमेज होगा और हाइपर कोगुलेबिलिटी स्टार्ट हो जाती है। इसके इफेक्ट्स क्या होंगे? ब्रेन जो है वो एंसेफेलोपैथी में चला जाएगा, हार्ट जो है वो मायोकार्डियल इन्फार्क्ट हो सकता है, नेक्रोसिस हो सकता है, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम होगा लंग्स में, किडनीज जो है वो रीनल शटडाउन में चले जाएंगे, एड्रीनल नेक्रोसिस हो सकता है, जीआई हैमरेज, लिवर नेक्रोसिस और डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोagulation जब शॉक जो है वो इरिवर्सिबल हो जाता है। मॉर्फोलॉजिकल फाइंडिंग्स ये पहले आप देख चुके हैं, हाइपोक्सिक एंसेफेलोपैथी 7% में, हेमरेज, एआरडीएस, नेक्रोसिस, हाइपोक्सिया, गट एंटेरोकोलाइटिस, नेक्रोसिस पैंक्रियाटिक, इसके अलावा एड्रीनल हेमरेज और एटीएन जो है ना एक्यूट ट्यूबुलर या एक्यूट रीनल शटडाउन हो जाता है। अब थ्रोम्बोसिस जो है ये सर्कुलेटरी डिस्टर्बेंसेस हैं जो कि ऑब्स्ट्रक्टिव नेचर की। इट्स फॉर्मेशन ऑफ सॉलिड mass in circulation from the constituents of flowing blood और द mass is called thrombosis। अब थ्रोम्बोसिस जब होता है तो इस्कीमिक इंजरी होती है। इंजरी जो है उसकी वो किस वजह से होती है इस्कीमिया कि वो ब्लड सप्लाई जो है उसको कॉम्प्रोमाइज़ करता है। उसके बाद थ्रोम्बोसिस जो है वो थ्रोम्बस जो है वो डिसलॉज भी हो सकता है, किसी और वेसल्स में जा सकता है, बिग वेसल से स्मॉल वेसल में जाएगा तो उस वेसल को ब्लॉक करेगा तो उसकी वजह से भी इस्कीमिया इंजरी हो सकती है। एंडोथेलियल इंजरी और जो प्लेटलेट एक्टिवेशन है वो थ्रोम्बोसिस किस तरह करते हैं? सबसे पहले तो एंडोथेलियल इंजरी होती है वो हाई ब्लड फ्लो की वजह से भी हो सकती है, हाई ब्लड प्रेशर की वजह से भी हो सकती है, जो कि सब एंटीथेलियल मैट्रिक्स को एक्सपोज करती है वो एंडोथेलियल सेल्स के डैमेज की वजह से, जिसमें सर्कुलेटरी जो सेल्स हैं वो उस इंजरी की साइड पे आते हैं, जिसमें न्यूट्रोफिल्स हैं, प्लेटलेट्स हैं, वहाँ एक्यूमुलेट होना शुरू होते हैं। अब प्लेटलेट्स जब एक्यूमुलेट होते हैं तो प्लेटलेट्स क्या करते हैं? प्लेटलेट्स एक्टिवेट होते हैं वहाँ एडहियर होने के बाद, कुछ एग्रीगेट करते हैं, कुछ स्पेशल प्रोडक्ट्स, कुछ ग्रोथ फैक्टर्स हैं और ये और ज़्यादा प्लेटलेट्स को भी कीमोटैक्सिस के लिए बुलाते हैं जो कि वहाँ उधर एक बंच बनाते हैं, ग्रुप बनाते हैं। इसके अलावा कुछ ग्रैन्यूल्स को रिलीज किया जाता है जो कि फर्दर हेल्प करते हैं फाइब्रिन फॉर्मेशन में और इवन के एंडोथेलियल को और सेल्स को और डिस्टर्ब करने में। उसके बाद कोagulation कैस्केड एक्टिवेट जब होती है तो ऑब्वियसली फाइब्रिन क्लॉट बनेगा और थ्रोम्बस विद द पैसेज ऑफ टाइम मेच्योर होता जाता है और वो वहाँ स्टे करता है। कौन से फैक्टर्स हैं? एंडोथेलियल इंजरी हो, वो मायोकार्डियल इन्फेक्शन की वजह से हो, मायोकार्डाइटिस की वजह से हो, एथेरोस्क्लेरोसिस अगर एडवांस हो, हाइपरटेंशन ब्लड प्रेशर ज़्यादा होना, आर्टीरियल डिजीजेस का होना है, डायबिटीज़
ठीक है, और इसके अलावा हाइपरकोलेस्टेरोलेमिया, एंडोटॉक्सिन्स हैं, या कुछ सिगरेट स्मोक वगैरह, दैट कैन लीड टू थ्रोम्बस फॉर्मेशन। ये डिफरेंट कॉजेटिव फैक्टर्स हैं। थ्रोम्बोसिस जो है वो हाइपरकोगुलेबल स्टेट्स की वजह से भी हो सकता है। इसमें कुछ डेफिशिएंसीज हैं, जिसमें फैक्टर्स हैं जिसमें एंटी थ्रोम्बिन 2 है, उसकी डेफिशिएंसी, प्रोटीन सी और एस जो कि क्लॉट डिसॉल्व करते हैं, इनकी डेफिशिएंसी हो तो जिसकी वजह से क्लॉट फॉर्मेशन जो है ना वो इंक्रीज हो जाता है। इसके अलावा कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं, एडवांस एज है, बेड रेस्ट है, प्रोलॉन्ग्ड इमोबिलाइजेशन है, प्लास्टर अगर हो, किसी का ऑपरेशन वगैरह हुआ हो, किसी ने लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल किया हो या जहाज़ वगैरह में, स्मोकिंग की हिस्ट्री हो या बेस्टी हो, ये रिस्क फैक्टर हैं जो कि थ्रोम्बोसिस कर सकते हैं। ये हार्ट डिजीज हो, वेस्कुलर कोई डिजीज हो, हाइपरकोगुलेबल डिजीजेस हो, शॉक्स हो, टिश्यू डैमेज हो, दैट कैन एक्चुअली प्रीडिस्पोज वन पर्सन टू हैव थ्रोम्बोसिस। ठीक है, इसके अलावा एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है थ्रोम्बोसिस में। इसमें विदाउट एनी रिस्क फैक्टर, विदाउट एनी प्रीडिस्पोजिंग कंडीशन जो है वो थ्रोम्बोस बनना शुरू हो जाता है। अब आर्टीरियल और वेनस थ्रोम्बाई के डिस्टिंक्शन फीचर्स क्या हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपने जो है इसको याद भी रखना है। ब्लड फ्लो अगर आप देखते हैं तो एक तो रैपिडली फ्लोइंग ब्लड में ऑब्वियसली आर्टरीज और हार्ट में है, वेनस थ्रोम्बाई जो है वो वेन्स में है। इसके अलावा इसकी जो डेवलपमेंट है वो म्यूरल है, ये ल्यूमेन को एक्लूड नहीं करती, पूरी थोड़ा सा ब्लड फ्लो जो है वो रहता है, लेकिन वेनस जो थ्रोम्बाई बनते हैं वो पूरी ब्लड वेसल को एक्लूड कर लेते हैं। अब इनका सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस है जो कि इनका मैक्रोस्कोपिकली और माइक्रोस्कोपिकली है, कि अगर आप मैक्रोस्कोपिकली आप देखते हैं और एक कट सेक्शन देखते हैं तो ये आर्टीरियल जो थ्रोम्बाई हैं ये ग्रे वाइट आपको नजर आएंगे। इसके अलावा इसमें आपको लाइंस ऑफ जैन नजर आएंगे। वो जो है वेनस थ्रोम्बाई वो आपको रेड ब्लू नजर आएंगे फाइब्रिन स्ट्रैंड्स के साथ, लेकिन उसमें भी लाइन ऑफ जैन्स आएंगे। अब लाइन ऑफ जैन्स में प्लेटलेट्स होते हैं, फाइब्रिन्स होते हैं, रेड ब्लड सेल्स और वाइट ब्लड सेल्स होते हैं। ठीक है, इसके अलावा लाइंस ऑफ जैन्स वेनस थ्रोम्बाई में ज़्यादा होती हैं एज कम्पेयर टू आर्टियल थ्रोम्बाई में, क्योंकि वो स्टेसिस है, स्लो सर्कुलेशन है, उसमें आपको लाइन ऑफ जैन ड्यू टू प्लेटलेट्स, फाइब्रिन और रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल एक्यूमुलेशन ज़्यादा नजर आएंगी एज कम्पेयर टू आर्टियल थ्रोम्बाई के। इसके इफेक्ट क्या होंगे, इन्फार्क्ट हो जाता है, ब्लड सप्लाई बिल्कुल रुक जाती है, तो हार्ट ब्रेन डैमेज ज़्यादा हो जाता है। थ्रोम्बो एम्बोलिज्म जब होता है वेनस थ्रोम्बाई की वजह से, उसकी वजह से एडीमा हो सकता है, स्किन अल्सर्स हो सकते हैं और वूंड हीलिंग जो है वो प्रॉपर नहीं होती। ये आप देख रहे हैं दोनों, एक जो थ्रोम्बाई वो आर्टीरियल वॉल के अंदर आपको नजर आ रहा है, लाइन ऑफ जैन्स नजर आ रही हैं। इसके अलावा आपको रेड ब्लड सेल्स भी रेड कलर के डॉट डॉट की शक्ल में नजर आ रहे हैं। ल्यूमन जो है वो पूरा बंद नहीं हुआ, लेकिन थोड़ा सा ल्यूमन में गैप है जिसमें ब्लड सप्लाई रहती है। इस तरह नीचे वेनस थ्रोम्बाई है, उसने ऑलमोस्ट जो है उसने एक्लूड कर दिया। इसमें आपको पिंकिश कलर भी नजर आ रहा है और इसमें आपको जो वेनस लाइन्स है वो आपस में मिल गई हैं, लाइन्स ऑफ जैन्स आपको नजर आ रही है। ये टोटली ऑलमोस्ट जो है वो 90% से ज़्यादा जो है ना ल्यूमन को एक्लूड किया हुआ है वेनस थ्रोम्बाई। अब थ्रोम्बस कर क्या सकता है, थ्रोम्बस में सबसे ज़्यादा होते हैं या तो खुद ब खुद रिजॉल्व हो जाए, ठीक है, या वो आहिस्ता आहिस्ता ऑर्गेनाइज होना शुरू होता है तो ब्लड वेसल को क्लूड करता है, या वो प्रोपोगेट कर देता है जो एम्बुलिस बना देता है, और जब प्रोपोगेट करता है तो जो स्मॉल ब्लड वेसल्स हैं उनको वो रोक देता है, उनकी ब्लड सप्लाई जो है ना वो टोटल इस्कीमिया जो है ना वो कॉज कर सकता है। एम्बोलिज्म जो है, एम्बोलिज्म की जब आप बात करते हैं तो इट्स अ प्रोसेस ऑफ पार्शियल और कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ सम पार्ट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम विद द मास कैरिड इन सर्कुलेशन, वो थ्रोम्बस हो सकता है। ट्रांसपोर्टेड इंटरवेस्कुलर डिटैचमेंट जो है वो दैट इज कॉल्ड एम्बुलेंस, और 90% जो है थ्रोम्बो एम्बुलाई होते हैं। इसके अलावा एम्बुलेंस जो एयर एम्बुलेंस भी हो सकता है। इसके अलावा एम्बुलेंस डीप सी डाइविंग है, उसमें भी एम्बुलेंस जो है वो जा सकता है। मोस्ट जो कॉमन साइट्स हैं, पल्मोनरी एम्बोलिज्म ऑब्वियसली लोअर वेन से ओरिजिनेट करता है। सिस्टेमिक एम्बोलाई जो है लेफ्ट वेंट्रिकल से। फैट एम्बोलाई हैं जो बोन सॉफ्ट टिश्यू से। एयर एम्बोलाई की जिस तरह मैंने आपसे अभी बात की है। डीकम्प्रेशन सिकनेस जो असेंड करते हैं ये डिसेंड करते हैं डाइवर्स ज़्यादा। एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म ये आप ड्यूरिंग जो है एमनियोटिक फ्लूइड ड्यूरिंग डिलीवरी जो है नज़र आता है। एथीरो एम्ब्रोजिज्म और इवन के ट्यूमर एम्बोलिज्म जो है ना वो बहुत कॉमन है उन लोगों में जिनको कार्सिनोजेनेसिस है, जिनको कैंसर है।
सोर्सेज आर्टीरियल जो है वो हार्ट, लंग्स और सिस्टेमिक है। सिस्टेमिक ज़रा कम है चांसेस, लेकिन हार्ट का और लंग्स का ज़्यादा है। वेनस थ्रोम्बोसिस में जब मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो सिस्टेमिक है, जिसमें डीवीटीज है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस है, वो बहुत कॉमन है। इसलिए जो प्रोलॉन्ग इमोबिलाइजेशन के जो पेशेंट होते हैं उनको जो है वो जो है ना प्रोफिलैक्टिकली हेपरिन दी जाती है, ताकि ये डीप वेन थ्रोम्बोसिस जो है ना उनको ना बने। अब पल्मोनरी एम्बोलिज्म के और थ्रोम्बोसिस के जो है ना उसके ट्रैवलिंग फीचर जो है ना उसके सीलियंट फीचर्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पल्मोनरी थ्रोम्बो एम्बोलिज्म एक तो ट्रैवलिंग है, ट्रैवल टू लॉन्ग डिस्टेंसेस, ठीक है, लूजली अटैच होता है थ्रोम्बो एम्बोलिज्म में एज कम्पेयर टू थ्रोम्बस के। ये जो पल्मोनरी थ्रोम्बस है वो आपको पेल नजर आएगा, रेड टेल नजर आएगा, प्लेटलेट फाइब्रेंस आपको ज़्यादा नजर आएंगे, उसमें आपको ब्लड क्लॉट में लाइंस ऑफ जैंस नजर आएंगी पल्मोनरी थ्रोम्बो एम्बोलिज्म में, ठीक है। इट कैन लीड टू सडन दैट इट इज कैन लीड टू acute कॉर्पोमल। कॉर्पोमल का मतलब है कि हार्ट फेलियर सेकेंडरी टू लंग फेलियर। लंग्स अगर आपके कॉम्प्रोमाइज हो रहे हैं या वो जेपरेटाइज हो रहे हैं तो वो हार्ट फेलियर की साइड पे लेके जाते हैं। पल्मोनरी इन्फेक्ट हो सकता है, रेजोल्यूशन भी हो सकता है, पल्मोनरी हेमरेजेस भी आपको नजर आते हैं, हाइपरटेंशन, पल्मोनरी हाइपरटेंशन, कॉर पल्मोनल जो है जिसने पहले बात की, और पल्मोनरी आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, ये सारे कॉन्सिक्वेंसेज हैं जो पल्मोनरी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म के हैं। आईसीयू में भी एक बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेशन होती है, क्योंकि उसमें पेशेंट जो है बेड रिडन होते हैं या इंक्यूबेटर होते हैं वेंटिलेशन पे, तो उनको ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन होती है कि वो पल्मोनरी एम्बोलिज्म का शिकार हो सकते हैं, लिहाजा उनको भी प्रोफिलैक्टिकली जो है हेपरिन वगैरह जो कंटिन्यूसली दी जाती है। इसके अलावा जो एरिथमियाज के पेशेंट्स होते हैं उनको भी प्रोफिलैक्टिकली वार्फरिन जो है वो कंटिन्यूसली उनको दी जाती है, ताकि जो है वो हार्ट एरिथमियाज हैं वो म्यूरल जो थ्रोम्बाई हैं उनको ना डिसलॉज करें। इस्कीमिया बहुत इंपॉर्टेंट है। जब जहाँ तक हम बात करते हैं, इस्कीमिया का मीन्स है कि आपने या तो पार्शियल या कंप्लीट जो है सेजेशन ऑफ ब्लड सप्लाई। और जब ब्लड सप्लाई आप रोकते हैं तो ऑब्वियसली हाइपोक्सिया होगा। हाइपोक्सिया मीन ऑक्सीजन कंसनट्रेशन कम हो जाएगी। अब इसकी मुख्तलिफ टाइप है। हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया जो है इट्स लो कंसनट्रेशन इन आर्टीरियल ब्लड। इनीमिया की वजह से, रेड ब्लड सेल कम होने की वजह से वो एनीमिक हाइपोक्सिया हो सकता है। ब्लड सप्लाई स्टैगनेंट हो जाए दैट कैन लीड टू, या इनसफिशिएंट हो दैट कैन लीड टू स्टैगनेंट हाइपोक्सिया। इसके अलावा हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया जो लो ऑक्सीजन अपटेक है ड्यू टू एनी सेलुलर टॉक्सिसिटी। मैलनरिशमेंट ऑफ सेल्स हो जाता है, जिसमें सेल्स को न्यूट्रिशन नहीं प्रॉपर पहुंचती, और इवन के जब न्यूट्रिशन नहीं पहुंचती तो इसी तरह मेटाबॉलिक जो एक्सक्रीटा हैं वो वापस जो है वो एक्सक्रीट आउट होने के लिए दोबारा नहीं आते, क्योंकि इस्कीमिया ब्लड सप्लाई आ ही नहीं रही, तो ना प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल रही, ना एक्सक्रीटरी सेल के प्रोडक्ट्स जो हैं वो प्रॉपरली ब्लड में जाके एक्सक्रीट आउट होने के लिए जा रहे हैं थ्रू फीसिस और थ्रू रीनल सिस्टम। कॉजेज बहुत सारे हैं इस्कीमिया के। हार्ट, आमतौर पे जो हार्ट अटैक होते हैं या मायोकार्डियल इन्फार्क्ट के जो पेशेंट वगैरह होते हैं उनको जो है ना वो भी एक बहुत बड़ा कॉज है कि इस्कीमिया के ब्लड सप्लाई जो है वो सबसे पहले जो है वो ब्रेन आपका ज़्यादा सेंसिटिव है, ब्रेन को रुकती है, ब्रेन को जो हाइपोक्सिक इंजरी है वो डैमेज करती है। अगर 15 सेकंड से ज़्यादा ये ब्लड सप्लाई रुके तो कॉन्शियसनेस लूज हो जाती है, पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाता है। 4 मिनट से ज़्यादा होते हैं रिवर्सिबल ब्रेन डैमेज होता है, और 8 मिनट्स तक हो तो दैट इज़ ब्रेन डेथ। ये ब्रेन जो है ना कम्प्लीटली अपने फंक्शन जो है वो शट डाउन कर लेते हैं। इसलिए हार्ट को जब फेलियर होता है या फिब्रिलेशन हो रही हैं तो उसको इमीडिएटली टैकल करना बहुत ज़रूरी होता है, बिकॉज इट कैन लीड टू ब्रेन डेथ। आर्टरीज में थ्रोम्बोसिस एम्बोलिज्म की वजह से, आर्टीरियल वॉल्स में जो है वेजोस्पैस्म हो, हाइपोथर्मिया हो, पॉलीआर्टराइटिस नोडोजा हो। इसी तरह बाहर से प्रेशर अगर ब्लड वेसल पे पड़ रहा है, कोई आपने उसको टॉर्निके बांध के क्लोज किया, इसीलिए बाज़ दफ़ा जब आप ये देखते हैं कि जो ब्लीडिंग हो रही हो तो ब्लीडिंग वेसल से ऊपर जो टॉर्निकेट लगाते हैं उसको थोड़े से टाइम के बाद उसको खोल देते हैं, ताकि जो है ना इसकी लोअर लिम्ब का इस्कीमिया ना। प्लास्टर करते वक्त जो कर रहे हैं या बैंडेजेस कर रहे हैं, ठीक है, उसमें वो बहुत ज़रूरी होता है। और टॉर्जन जो है वो रोटेशन जो हो जाती है बाद दफ़ा, टॉर्जन वो इंटेस्टाइन की टॉर्जन हो सकती है, टेस्टिकुलर टॉर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो इसको जो है ना इमीडिएटली जो है ना आपको रिकवर करना होता है, नहीं तो इस्कीमिया, प्रोलॉन्ग्ड इस्कीमिया कैन लीड टू नेक्रोसिस। वेन्स में जो थ्रोम्बोएम्बोसिस हो, मेसेंटेरिक वेन्स का, कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस हो, वेरिकोस वेन्स हो, स्ट्रैंगुलेटेड हर्नियाज हैं, इंटरसेप्शन है जिसमें इंटेस्टाइन का एक पार्ट जो है दूसरे इंटेस्टाइन के अंदर इन्वेजिनेट कर जाता है, वॉल्वुलस हो जिसमें मेगा कलोन्स वगैरह, ये सारी जो चीज़ें हैं दैट कैन लीड्स टू इस्कीमिया ऑफ ब्लड वेसल्स। माइक्रो सर्कुलेशंस में ल्यूमिनल इफ्लूएन हो सकती है, माइक्रोवेस्कुलर है, और बेड सोर्स वगैरह की वजह से इस्कीमिया जो है वो हो सकता है। ये कॉजेज जो हैं यू हैव टू जस्ट गो थ्रू देम वंस, और इसको ये आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मेजर जो कॉजेज हैं, जिस तरह कॉजेज इन माइक्रो सर्कुलेशंस हैं, ये इस्कीमिया किस वजह से, ये आपको पता होना चाहिए कि यही हैं। उनकी जो फर्दर सब क्लासिफिकेशन है, इंट्राल्यूमिनल, इंटरम्यूरल, एक्स्ट्राम्यूरल, ये आपको याद रखने की भी ज़रूरत नहीं है। अब इस्कीमिया में फैक्टर्स क्या हैं, कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो कि इसको बढ़ा सकते हैं। बाद दफ़ा ये होता है कि एनाटॉमिकल पैटर्न्स कुछ बाद दफ़ा कोलेक्टरल सर्कुलेशन नहीं होती, इसलिए हार्ट का जो इस्कीमिया वो इसलिए सीवियर होता है कि वहाँ बहुत ज़्यादा कोलेक्टरल सर्कुलेशन नहीं है, एंड आर्टरीज हैं, एंड जो कि आगे ब्लड उनकी आपस में कनेक्शंस नहीं है, जिसकी वजह से जो है ना इस्कीमिया ज़्यादा सीवियर होता है। इसके अलावा इस्कीमिया तब सीवियर होगा अगर थ्रोम्बो एम्बुलेंस बनता है, पेशेंट पहले ही एनीमिक है, पहले ही उसको ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिल रही, वो कॉर पल्मोनेल का पेशेंट है, या वो पल्मोनरी कोई और पैथोलॉजी है उसे, तो उसकी वजह से जो इसके इफेक्ट्स हैं वो ज़्यादा सीवियर हो जाते हैं। इवन कि शॉक है, शॉक में अगर क्लॉट जाएगा वो टोटली फॉरन ब्लॉक कर देगा, तो इस्कीमिया जो होगा दैट लीड्स टू इमीडिएट निक्रोसिस। इसके अलावा टिश्यूज पे डिपेंड करता है, ब्रेन ज़्यादा सेंसिटिव है, हार्ट भी, किडनीज भी जो है सेंसिटिव है, इसलिए जो शॉक है, ठीक है, वो भी एक इस्कीमिया जो है लेके चलता है। तो शॉक की वजह से जो इस्कीमिया वगैरह आता है वो, ये जो तीन सिस्टम्स हैं, ब्रेन, हार्ट और किडनी, ये सबसे पहले इफेक्ट होते हैं। उसके अलावा इस्कीमिया कितनी जल्दी डेवलप हुआ, ठीक है, जो इमीडिएटली इस्कीमिया है वो उसमें अडेप्ट करने का टाइम नहीं मिलता, कोलेटरल सर्कुलेशन स्टैब्लिश होने का टाइम नहीं मिलता, वो ज़्यादा सीवियर होता है एज कम्पेयर टू उस इस्कीमिया के, उस थ्रोम्बस के जो का आहिस्ता आहिस्ता जो है ना महीनों में या सालों में बना, उसमें कोलेटरल्स एस्टैब्लिश हो जाती हैं। इसके अलावा वेस्कुलर क्लीन कितनी सवियर है, क्लॉट जो है, जो एम्बुलेंस है गया है या थ्रोम्बस है, वो कितना वो उसने क्लूड किया हुआ है ब्लड वेसल को, तो इस्कीमिया इस पे भी डिपेंड करता है। ये वो फैक्टर्स हैं जो कि इस्कीमिया की सेवेरिटी डिटरमाइन करते हैं कि इस्कीमिया कितना सीवियर होगा। इस्कीमिया होता है तो उसका एंड कॉन्सिक्वेंसेस क्या है कि इन्फेक्शन हो जाएगी, नेक्रोसिस हो जाएगा। अब नेक्रोसिस में इस्कीमिक नेक्रोसिस है, ब्लड सप्लाई अगर आप कर सकते हैं, हाइपोक्सिया की वजह से भी इन्फेक्शन हो सकता है। इसके अलावा जनरली जो है वो सडन कंप्लीट और कंटिन्यूस क्लियन जो है थ्रोम्बस और एम्बोलिज्म की वजह से हो सकती है। इन्फार्क्ट्स में बी प्रोड्यूस बाय नॉन एक्लूसिव सर्कुलेटरी इनसफिशिएंसी, जिस तरह एथेरोस्क्लेरोटिक नर्विंग हो रही है उसकी वजह से भी जो है इन्फार्क्ट हो सकता है। इन्फार्क्ट जो है वो पेल और एनीमिक या रेड और हेमरेजिक दोनों तरह के होते हैं। पेल इन्फार्क्ट जो है ये आपने याद रखना है, किडनी, हार्ट और स्प्लीन में होते हैं। रेड इन्फार्क्ट जो है वो आमतौर पे पल्मोनरी आर्टेरियल ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से लंग्स में या आपको इंटेस्टाइन में आपको रेड और हेमरेजिक इन्फार्क्ट्स नजर आएंगे। अकॉर्डिंग टू एज हम रिसेंट और ओल्ड इन्फार्क्ट में डिटरमाइन करते हैं। इसके अलावा इन्फेक्शन अगर हो या ना हो तो ब्लैंड और सेप्टिक, ये दोनों जो है ना इन्फार्क्ट की टाइप्स हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है पेल और रेड हेमरेजिक इन्फार्क्ट जो है ना वो हम देखते हैं। अच्छा, इन्फेक्शन में एक्चुअली हो क्या रहा है कि अगर पैथोजेनेसिस देखें तो कॉमन जो स्टेप्स हैं उसमें सबसे पहले लोकलाइज्ड हाइपरीमिया होगा, लोकलाइज्ड ब्लड सप्लाई थोड़ी सी इनिशियली ज़्यादा होती है। उसके बाद affected part becomes swollen due to the edema and hemorrhage. It leads to cellular changes such as cloudy swelling and degeneration, which progresses to proteolysis of the necrotic tissue, leads to acute inflammatory reactions, hyperemia, ब्लड पिगमेंट्स हेमाटोडाइन, हेमोसिड्रीन लिबरेट होते हैं रेड ब्लड सेल से जो कि एक्यूमुलेट होते हैं लोकली। उसके बाद प्रोग्रेसिव इनग्रोथ ऑफ ग्रेनुलेशन टिश्यू, दिस इज बेसिकली पैथोजेनेसिस ऑफ इन्फार्क्ट। अब लोकेशन पे डिपेंड कर रही है, ठीक है, ग्रॉस अपीयरेंस की। मायोकार्डियल इन्फेक्शन के पेल होते हैं,
पल्मोनरी इन्फार्क्ट जो है हेमरेजिक है, हेमरेजिक पेल सेरेब्रल इन्फार्क्ट दोनों हो सकते हैं। रीनल जो इन्फार्क्ट है वो पेल है, स्प्लीन के इन्फार्क्ट पेल है। ये वही उस कंटिन्यूएशन है जो पहले मैं आपको बता चुका हूँ पेल और हेमरेजिक इन्फार्क्ट्स की। यू जस्ट हैव टू गो थ्रू दिस टेबल, यू डोंट हैव टू रिमेंबर इट, लेकिन आपने जो पेल और हेमरेजिक इन्फार्क्ट्स हैं उनको याद रखना है। नहीं जी, थैंक यू वेरी मच। ये होम्योस्टेसिस एंड हीमोडायनेमिक्स हमारा कंप्लीट हो गया, और उसके बाद हम नेक्स्ट जो है वो इंशाल्लाह ताला इम्यूनोपैथोलॉजी पे थोड़ी सी डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।